कर दिए रिकॉर्डिंग। ओके ओके ओके, तो पहला क्या है? पहला है हमारा फिम्ब्रिये, ठीक है, फिम्ब्रिये, ये है आपका फिम्ब्रिये। फिर गया आपका एम्पुला, फिर आया आपका इस्थमस, फिर आपका आया यूट्रस, ये है आपका यूट्रस, और ये है आपका यूट्रस, और ये है सर्विक्स एंड वजाइना। ये है आपका सर्विक्स और ये है आपका, दिस इज द वजाइना, दिस इज द वजाइना एंड वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। सिर्फ एक साइड का बनाया है, दूसरे साइड भी ऐसे ही होता है, राइट। सो ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहता है ओवरी जो कि अटैच रहता है, और दूसरे तरफ भी ओवरी रहता है जो कि अटैच रहता है, ठीक है। और ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी का सिंपल सा काम होता है एग को रिलीज करना। किसको रिलीज करना? एग को। और ये एग जैसे रिलीज होता है, ये हमारा जो फिम्ब्रिया है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिये और फिम्ब्रिया, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मान लीजिए कि क्या है, ये आपका क्या है? इन्फंडिबुलम है, ये है आपका इस्थमस, ये है आपका एम्पुला, और ये है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये रहा आपका, ये रहा आपका एग, ठीक है। क्या है? एग है, ठीक है। यहाँ पे है आपका एग, यानी ये है ओवरी और इसके अंदर बंद है एग, ऐसे अटैच है, ठीक है। ऐसे क्या है? अटैच है। अब ये क्या करेगा? अब यहाँ पे कुछ कुलकुलाहट हो रहा है ओवरी में, यानी अब कुछ निकलने वाला है। जैसे ही कुलकुलाहट होगा, ये फिम्ब्रिया उसके साथ अटैच हो जाएगा और इसको सहलाने लगेगा। इसको क्या करने लगेगा? सहलाने लगेगा, और यहां से ओवरी निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, और ये फिर ये कैच करके निकल जाएगा, और ये ओवरी फिम्ब्रिया के अंदर आ जाता है, यानी ये अंदर चला जाता है, और फिर ये धीरे धीरे माइग्रेट करके इस पॉइंट तक पहुंचेगा, यानी ये हमारा क्या है? ओवम। ये धीरे धीरे माइग्रेट करके यहां तक पहुंच जाएगा, और यहां पे पहुंचने के बाद, ठीक है, यहां पे पहुंचने के बाद, यहां पे ये पहुंच गया, यहां से यहाँ पे क्या है? स्पर्म आया है, ठीक है। स्पर्म है ये, मान लीजिए स्पर्म है ये, ओवम में स्पर्म माइग्रेट करके बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और ये इसके अंदर आया, ठीक है। और फिर आकर इसको मीट किया, और दोनों फर्टिलाइज किए, दोनों क्या किए? फर्टिलाइज किए, और बन गए क्या? यहाँ पे बन गए हमारे जाइगोट। यहाँ पे क्या बने? बन गए जाइगोट। अब ये धीरे धीरे जाइगोट जो है वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा, और फिर आएगा हमारे यूट्राइन कैविटी में। कहाँ पाएगा? यूट्राइन कैविटी में आएगा, और यूट्राइन कैविटी में आने के बाद क्या होगा? ये किसी एक कोने में अटैच हो जाएगा, और फिर यहीं पे धीरे 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 डेवलपमेंट होगा, और वो डेवलपमेंट हो जाएगा और बन जाएगा बच्चा, बेबी, फीटस, ठीक है। यानी हमारे ये पहले तो ओवम का प्रोडक्शन जरूरी है, ओवम प्रोड्यूस होना पड़ेगा, इसके लिए इस ओवरी में ओवम बनना चाहिए, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis। यानी ओवरी के अंदर जब ये ओवम बनता है उसको कहते हैं मतलब एग, ओवम, oogenesis। और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, प्रोडक्शन, यानी ओवरी का, ओवम का जब सिंथेसिस होता है उसको कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis। और ये ओवम ओवरी में डेवलप हो जाता है, ये क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। और ये डेवलप कब होता है? ये करीब आपके 12 से 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर आपको ये डेवलप हो जाता है। कितना टाइम लगता है? 12 से 14 दिन, ठीक है। और 14वां दिन क्या हो जाता है? यहां से ये रिलीज हो जाता है, और ये रिलीज होकर कहां पहुंचता है? 15-16वां दिन तक यहाँ पे पहुंच जाएगा, 16वां दिन तक यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, और 16 से लेकर 17-18 ये 2 दिन यहाँ पे वेट करेगा, और फिर 18 दिन तक अगर स्पर्म इसके पास नहीं पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और हमारा स्पर्म है, ये क्या है? स्पर्म, मान लीजिए स्पर्म है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है लेकिन स्पर्म मान लीजिए कि ये है, ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है,
ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दिस इज द स्पर्म। ठीक है, दिस इज योर स्पर्म। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। और स्पर्म कहां पे प्रोड्यूस होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में। आप लोगों को पता होगा कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पे होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है आपको टेस्टिस में, और वहां से जाता है वास डिफरेंस में, आपने पढ़ा था वास डिफरेंस में जाता है, और फिर वहां से आता है पेनिस में, और पेनिस से ये जैकुलेट हो जाता है, पेनिस से बाहर निकल आता है। यानी ये है पेनिस, और पेनिस के थ्रू ये हमारा स्पर्म बाहर निकल आएगा। पेनिस के थ्रू क्या हो जाएगा? स्पर्म बाहर निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, पेनिस के थ्रू बाहर निकल आएगा। और ये पेनिस एंटर करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है, जब रिप्रोडक्शन होना होता है, जब मेल एंड फीमेल का, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, तो पेनिस क्या होता है? ये वजाइना है, इसमें पेनिस एंटर करता है, और ये पेनिस वजाइना में एंटर करेगा, और यहाँ पे रिलीज होगा। कहां पे रिलीज होगा? इस पॉइंट पर रिलीज होगा सीमेन। क्या रिलीज होगा? सीमेन, यानी स्पर्म। स्पर्म का रिलीज कहां होता है? यहां पे होता है। दिस इज द एरिया वेयर स्पर्म रिलीजेस। ठीक है, स्पर्म रिलीज होता है वजाइना में, और वजाइना में स्पर्म रिलीज होने के बाद ये एंटर करता है सर्विक्स के थ्रू। ये क्या है? सर्विक्स है, लास्ट क्लास में हम बताए थे। और ये है यूट्राइन कैविटी, यानी यूट्रस है। तो स्पर्म यहाँ पे एंटर करेगा, ये स्पर्म एंटर किया, बहुत सारे स्पर्म होते हैं भाई, मिलियंस ऑफ स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म होते हैं। ये सारे स्पर्म एकदम रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, और कुछ जाएंगे इस तरफ, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ जाएंगे इस तरफ, ठीक है, कुछ इस तरफ जाएंगे। राइट, और फिर ये माइग्रेट करेंगे कहां पे? इस जगह पे। और इस जगह पे क्या है हमारा? इस जगह पे ऑलरेडी हमारा ओवम यहाँ पे वेट कर रहा है। क्या है? ओवम है जो वेट कर रहा है। ठीक है, तो स्पर्म कहां बनता है? स्पर्म बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस में। ओवम कहां बनता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरी में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके स्कूल के टेस्ट में आ सकता है। ठीक है, कि ओवम कहां पे प्रोड्यूस होता है? ओवम प्रोड्यूस होता है ओवरी में। ओवम कहां होता है? ओवरी में। दिस इज द ओवरी। और कितने ओवरी होते हैं? कितने आदमी थे? बताइए तो, कितने आदमी थे? सरकार 2 आदमी थे। कितने ओवरी होंगे? यहाँ पे भी 2 ओवरी होंगे। यस, समीर आनंद एकदम सही जवाब देते हैं, 2 आदमी थे। यहाँ पे भी कितने ओवरी होंगे? 2 ओवरी होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। कितने थे वहां पे गब्बर? यहाँ पे कितने हैं? 2। फैलोपियन ट्यूब कितने थे? कितने आदमी थे? 2। फैलोपियन ट्यूब भी 2 होंगे। हाँ सर, 2। सरदार 2। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद कितना वजाइना होगा? 1। कितना यूट्राइन कैविटी होगा? 1। कितना पेनिस होगा? 1। बाकी सब होंगे 2। ओवरी होगा 2, ये होगा आपका इन्फंटिबुलम, ओविडक्ट होगा 2, यूट्राइन कैविटी होगा 1, सर्विक्स होगा 1, वजाइना होगा 1, पेनिस होगा 1, टेस्टिस कितना होगा? 2। तो स्क्रॉटम कितना होगा? 2। याद रखिएगा, 2 होने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? पार्ट्स कौन कौन से हैं? मेल में स्क्रॉटम होता है 2, स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस रहता है 2, वास डिफरेंस रहता है 2। ठीक है, यूरेथ्रा होता है 1, पेनिस होता है 1, फीमेल में देखेंगे ओवरी होता है 2, ओविडक्ट होता है 2, यूट्राइन कैविटी होता है 1, सर्विक्स होता है 1,
वजाइना होता एक। क्लियर है? क्लियर है? अब हमारे ओवम, ठीक है, ओवम क्या हो गए? प्रोड्यूस हो गए। ओवम प्रोड्यूस हो गए। सो ओवम प्रोड्यूस होने के बाद हमारे ओवम यहां से निकल के यहां पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहां पे पहुंच चुके। स्पर्म यहां से माइग्रेट करते हुए यहां पे आया, ठीक है, यहां पे आया और फिर यहां पे इसका सारा प्रोसेस हुआ। इसमें भी प्रोसेसिंग होता है। फिर ये मुश्किल से, बहुत सारे स्पर्म है चारों तरफ, लेकिन कोई एक स्पर्म इसको क्या किया है, एक स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया है। पहले इस स्पर्म से स्पर्म के सर को धोया जाता है, स्पर्म के सर को धो दिया गया और फिर तब ये एंटर इस पे मार्कर है भाई, इसके अंदर अभी इंक है, बाप रे, है इंक। कहाँ गया भाई ढक्कन? और ढक्कन दूसरा ले लेते हैं, हाँ ना, जिसमें इंक ना हो। तो उसमें कौन सा लें? चलो, ये बल्ब हो गया लाल, ये तो ओवम लाल हो गया है ना, खून भर गया इसके अंदर, खून। ठीक है, तो ओवम आया यहाँ पे और हमारा स्पर्म, मान लीजिए हमारा स्पर्म है, स्पर्म का हेड वॉशिंग हो चुका है और ये आकर इसको क्या किया, फर्टिलाइज किया। जब ये फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करके ये इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हो जाता है लॉस। ठीक है, स्पर्म, ठीक है, याद रखिएगा, जब स्पर्म हमारा यहाँ पे पास आता है तो स्पर्म के अंदर होता है न्यूक्लियस और वहां पे होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। याद रखिएगा, स्पर्म के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। और जब स्पर्म मीट करता है तो अपना सिर्फ डीएनए अंदर डालता है और बाकी का सारा लॉस हो जाता है। बाकी का सारा क्या हो जाता है, लॉस। इसके अंदर डीएनए पहुंच चुका है, इसके अंदर डीएनए पहुंच चुका है। अब जब डीएनए अंदर पहुंचा, अब ये क्या हो गया, अब ये दोनों हो जाएंगे मिक्स, दोनों हो गए मिक्स। और मिक्स होने के बाद ये क्या बन गया, ये यहां पे मिक्स होने के बाद बन गया जाइगोट। ये क्या बन गया, बन गया जाइगोट। और ये अब जाइगोट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जाइगोट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर मूव करने लगेगा। यहाँ पे क्या करने लगेगा, ये मूव करने लगेगा और मूव करते 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 ये पहुंचेगा, 4 से 5 दिन लगेंगे, छठे दिन या 5वें दिन या छठे दिन यहाँ पे पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा कौन से पॉइंट पर, बताइए, जल्दी बताइए क्या है, व्हाट इज दिस रीजन। यहाँ पे पहुंच गया ये, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पहुंच गया। कौन सा रीजन है ये, जल्दी चैट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रीजन, व्हाट कैविटी, समीर, व्हाट कैविटी, यस, जल्दी बोलो, नहीं तो यहीं पे घूमता रह जाएगा, फिर इसको छोड़ देंगे फूट जाएगा, शीशा है ना क्या है ये, व्हाट इज दिस, कैविटी, ये पूरा कैविटी है, क्या है कैविटी ये, बोलो यार, हाथ दर्द होने लगा, जल्दी बोलो ना, क्या कौन सी कैविटी है। अब हम नहीं पढ़ाएंगे, बताओ, जो आगे बताओगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, कोई तो बताओगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। यस, यूटेराइन कैविटी, सैयद अली अब्बास रिजवी, उन्होंने सही आंसर दिया है भाई। क्या है, यूटेराइन कैविटी है, यानी ये है यूट्रस, पूरा क्या है, यूट्रस। और इसके अंदर क्या होता है, कैविटी होता है, और इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, यूटेराइन कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे, ये है यूटेराइन कैविटी। लिख लो सब के सब लिखो अपने नोटबुक में, नोट करो, ये क्या है, ये है यूटेराइन कैविटी। नोट करो सब के सब लिखो अपने नोटबुक में, तो जल्दी लिखो। और हाँ, अपने एनसीईआरटी के बुक से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के मुझे भेजो, वो एज अ होमवर्क, आपका होमवर्क है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दोनों का डायग्राम बनाकर मुझे भेजिए, यानी ग्रुप पे डालिए, या जो भी अपलोड करने का जो भी ऑप्शन है आप लोगों का, आई डोंट नो व्हाट इट इज, होमवर्क का, वो अपलोड कर दीजिए या फिर मुझे भेज दीजिए। ठीक है, आपके सबका होमवर्क मुझे मिल जाना चाहिए। व्हाट इज योर होमवर्क, ड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल करिए पार्ट्स को,
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यही आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या होमवर्क है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम लेबल के साथ, ठीक है, डायग्राम लेबल के साथ ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क सबमिट करना मत भूलिएगा, ठीक है, होमवर्क सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमवर्क कर दीजिएगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज यूट्राइन कैविटी। सो आपका ये यहां पे पहुंच चुका है जाइगोट, और ये क्या बन गया है? जाइगोट का सेल्स है, ठीक है, जाइगोट। अब हमारा ओवम है, सो ओवम प्लस क्या आया? स्पर्म, है ना, स्पर्म आया। ये ओवम और स्पर्म जब दोनों यहाँ पे फ्यूजन होते, जब मिलते हैं, ये ओवम है और मान लीजिए कि स्पर्म आया इसके साथ मिला, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? इसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ, नोट करिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट is called fertilization. इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवम, या फिर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म zygote is called fertilization। हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं निकाल सकता है, दोनों 100% सही है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो आप लोग। क्या लिख सकते हो? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या फिर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ sperm and ovum to form zygote is called fertilization। ये दोनों आप लोग लिख सकते हो, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। अब ये क्या है? ये यहाँ पे बन रहा है, आ चुका है। अब ये क्या हो जा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे ये मूव करके आएगा यूटेराइन कैविटी में, और यहाँ पे ये ग्रो होगा। क्या होगा? ग्रो होगा, किसी एक तरफ अटैच हो जाएगा और फिर ये ग्रो होने लगेगा और यहाँ पे बन जाएगा बेबी, और हम उसको कहेंगे फीटस। उसको क्या कहेंगे? जो बेबी यहाँ पे ग्रो करने लगेगा उसको कहेंगे फीटस, FOETUS, फीटस, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फीटस है यहाँ पे, और इस फीटस को, ठीक है, फीटस होता है और 9 महीना बच्चा पेट में पलता है, उसके बाद 9 महीने के बाद प्रेगनेंसी होता है, यानी पार्चुरेशन होता है, और बेबी जो बाहर निकल आता है, प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है। इस दौरान, यानी जब बेबी यहाँ पे फॉर्म होता है, इस दौरान डॉक्टर्स के पास जाते हैं पेरेंट्स और पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा बेबी है, मेल है फीमेल है। ये पता लगाया जा सकता है सोनोग्राफी के मदद से, ये पता लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये है गलत बात, ये इलीगल बात है। ये क्या है? इलीगल है, यानी गैर कानूनी है। ऐसा करना इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जुर्म है। इंडिया में ये है, कानून बना हुआ इसके खिलाफ। ये क्या है? जुर्म है। क्यों? क्योंकि जुर्म है, क्योंकि अगर ये लड़की हुई यहाँ पे बेबी, तो इसको मार दिया जाता है, और इसी को कहते हैं फीटिसाइड। इसी को क्या कहते हैं? फीटस को मारने को हम क्या कहते हैं? फीटिसाइड। एंड फीटिसाइड यानी कोई भी बच्चा है यहाँ पे मार देना नॉर्मल, उसको हम कहेंगे फीटिसाइड। और अगर फीमेल है और उसको मारा जाता है, इसको कहेंगे फीमेल फीटिसाइड। क्या कहेंगे? फीमेल फीटिसाइड, ठीक है। फोइटिसाइड मत पढ़िएगा, इसको फीटिसाइड, ओ साइलेंट है, फीटिसाइड, ठीक है, फीटिसाइड। ये क्या है? फीटस, ओ साइलेंट है यहाँ पे, फोइटस मत पढ़िएगा इसको,
इसको फोइटस मत पढ़िएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे हमारे सामने ही इसको फोइटस फोइटस करने लगे थे ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, तो फोइटस नहीं है, ये क्या है, ये फीटस। ठीक है, क्या है, ये है आपका फीटस। और इसको अगर ये लड़की हुई, उसको मारने को हम कहते हैं फीटिसाइड। और ये क्या है, ये इलीगल है इंडिया में। जो डॉक्टर फीटिसाइड करते हुए पकड़ा जाएगा उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, 3 साल के लिए जेल जाएगा, 50,000 जुर्माना भरेगा। जो पेरेंट ऐसा करता है उस पेरेंट को भी जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भरना पड़ेगा। ये इंडिया में ऐसा नियम है, ऐसा कानून है, सेक्शन 34 आर्टिकल 34A के तहत शायद। ठीक है, तो इसलिए ऐसा न करें, ऐसा करना गलत है, इसको कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्शन, दैट्स ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्शन। अब ये था ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन का रिप्रोडक्शन हो गया खत्म। ठीक है, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन क्या हो गया, खत्म। सो यहाँ पे 9 महीने 16 दिन बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे ये ओपन होगा सर्विक्स, और हमारे वजाइना से बेबी बाहर निकल आएगा। वजाइना से बेबी बाहर निकल आता है आफ्टर 9 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स और 16 या 6 डेज के बाद। ठीक है, बेबी बाहर निकल आता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अगर समझ में आ गया तो प्लीज टिक लगाइए, या फिर यहाँ पे जो प्रोसेस है वो करिए, टिक लगा दीजिए, टिक आ रहा होगा आपको। किसी को कोई डाउट है? हाँ आशुतोष, पता है, हमने देख लिया है क्या प्रॉब्लम है। आशुतोष, कहाँ आपको समझ नहीं आया, बताइए। बोलिए बोलिए, माइक ऑन कर दिया आपने ना, बताइए कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे समझ में नहीं आया, बोलिए। ओ प्रभु, आशुतोष कुमार सिंह, बोलिए आपको कहाँ समझ नहीं आया। समझ कहाँ से नहीं आया भैया, वो बताइए। किस पॉइंट पे, स्टार्टिंग से ही समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं समझे? ठीक है, फिर से बताते हैं, सुनो। फीमेल में इसको कहते हैं ओवरी, ये 2 होता है, ये ओवरी से प्रोड्यूस होता है ओवम, ये होता है फीमेल एग, और ये जाता है ये यूटराई आई मीन ओविडक्ट में, और इस एम्पुला में यहाँ पे पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्पर्म एंटर करता है वजाइना में, स्पर्म वजाइना में एंटर करने के बाद ये स्पर्म दोनों तरफ एंटर करता है, और फिर आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, ओवम के पास, और ये स्पर्म ओवम को दोनों यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, ये ओवम जो है धीरे धीरे डिवाइड होगा, ये ओवम अब जाइगोट बन गया है, अब ये डिवाइड होगा, सेल्स यहाँ पे डिवाइड होते जाएंगे, और डिवीजन होते 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 ये पहुंचेंगे यूट्राइन कैविटी में, और यहाँ पे हो जाएंगे इम्प्लांट। ठीक है, और 9 महीने बाद यहाँ से प्रेगनेंसी हो जाता है, आई मीन प्रेगनेंसी कंसीव हो खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और वजाइना के थ्रू ये बाहर निकल आते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है टॉपिक कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। किसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है
ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि हमारा जो यंग वन है, ठीक है, जो बेबी है, ये बेबी जो प्रोड्यूस होता है, ये एनिमल्स में मोस्टली होता है, एनिमल्स या हमारे कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, यानी हमारा जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी वो चेंज होता है, यानी जब ये एग से जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो यंग वन होता है, इसका यंग वन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी पेट में फीटस जिस तरह से होता है, वो यानी यंग वन और अडल्ट में बहुत डिफरेंस होता है, ये कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमारा फ्रॉग है, ठीक है, हमारा फ्रॉग का एग है, क्या ये फ्रॉग का एग है, फर्टिलाइज हुआ और उसके बाद बन गया जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, ये क्या बन गया जाइगोट, और जाइगोट से क्या बना, ये यहाँ पे बना एक छोटा सा यंग बेबी, और यंग बेबी क्या है, ये टैडपोल, क्या है, टैडपोल, क्या है, टैडपोल। फिर अब ये टैडपोल इस तरह से दिख रहा है, लेकिन जब यही फ्रॉग बनेगा, जब यही क्या बनेगा, फ्रॉग बनेगा, तो क्या होगा, क्या इस तरह से दिखेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से इसके बॉडी होंगे, है ना, इस तरह से बॉडी होंगे फ्रॉग के, है ना, फ्रॉग की इस तरह से बॉडी। सो टैडपोल और इसमें, टैडपोल और इसमें बेसिक डिफरेंसेस है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग दिखते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे समझ में आया, लार्वा, कुकून, ठीक है, कुकून की बात करते हैं, बटरफ्लाई है हमारा, ठीक है, हमारा बटरफ्लाई पहले क्या होता है, लार्वा स्टेज में होता है। लार्वा स्टेज में क्या होता है, लार्वा स्टेज में हमारे जो बटरफ्लाई होते हैं वो कैटरपिलर के फॉर्म में होते हैं। कैटरपिलर देखा होगा, कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। कैटरपिलर आपने देखा होगा पत्तों पे होते हैं, हरे हरे होते हैं, ग्रीन ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के हम बनाते हैं, चलो ठीक है, क्या होते हैं, ग्रीन ग्रीन होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं कैटरपिलर। और ये जो कैटरपिलर हैं, ठीक है, कैटरपिलर क्या होते हैं, जब ये डेवलप होते हैं, यानी जब यहाँ ये ब्लास्ट होता है कैटरपिलर, ठीक है, तो क्या निकलता है इसके अंदर से, क्या बनता है, इसके अंदर से बन के निकलता है बटरफ्लाई, इसके अंदर से क्या बन के निकलता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। क्या, एक बात बताइए, क्या ये बटरफ्लाई कहीं से भी लग रहा है, ओ सॉरी 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 सॉरी, मेटामॉर्फोसिस का स्पेलिंग गलत है यहाँ, आई एम सो सॉरी, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। हाँ, ये स्लिप ऑफ द टंग के बजाय यहाँ स्लिप ऑफ द हैंड हो गया है है ना चलो, तो ये क्या है, ये हमारा कैटरपिलर है, और ये कैटरपिलर क्या होता है, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। कैटरपिलर क्या कहीं से दिखता है कि बटरफ्लाई जैसा कभी हो सकता है, कभी नहीं दिखता है, और इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी उसके जो लार्वल स्टेज है, यानी जो यंग स्टेज है, उसमें कुछ अलग ही होता है, और जब अडल्ट होता है, जब मेच्योर होकर अडल्ट लाइफ में आता है, वो कुछ अलग ही दिखता है, एकदम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में दिखता है। इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, मस्कीटो में भी होता है, ओके, ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस होते हैं, कई सारे हैं भाई, कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। सो बहुत सारे लिस्ट है इसके, बहुत लंबा लिस्ट है, ठीक है, कई सारे होते हैं, राइट। चलिए, तो ये था आपका मेटामॉर्फोसिस, और चैप्टर हो गया एंड, यानी आज का चैप्टर, मतलब आज का नहीं, पूरा ये रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है ये हो गया खत्म, ठीक है, आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे आप लोगों को अब
ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है, अब यहाँ पे आप लोगों से हम मतलब आप लोगों को जो भी डाउट होगा, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो आप लोग पूछ सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अभी इस पूरे सेशन को हम लोग डाउट सेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप लोग हमसे पूछेंगे, कुछ डिस्कशन यहाँ पे आप हमसे करेंगे, हम आपसे करेंगे, ठीक है। माइक ऑन करके सिर्फ अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? मौसम देखिए कितना सुहाना है। दिखाइए सर। क्या हुआ? मौसम दिखाएं? नहीं दिख रहा है ना मौसम, क्योंकि बादल उतना भी ज्यादा नहीं है ना। सर अब कहाँ पे हैं? हम लैब में हैं, स्कूल के लैब में, बायो लैब में। लैब का ये दशा है ऐसे ही होता है। खैर तो जो चैप्टर है ये एनिमल रिप्रोडक्शन से है, ठीक है। क्या है? एनिमल रिप्रोडक्शन से है, प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में बता देते हैं। हमारे प्लांट रिप्रोडक्शन ऑलरेडी आप लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया है ना भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन ही है, मतलब उसमें प्लांट रिप्रोडक्शन उसमें भी आते हैं, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपके सिलेबस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट है? We have studied in class 7. क्या हुआ? क्लास 7 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं, लेकिन 8th स्टैंडर्ड के अभी आपके चैप्टर के सिलेबस में नहीं है शायद, क्योंकि हमें हमारे पास जो सिलेबस दिख रहा है उसमें तो प्लांट का नहीं है, रिप्रोडक्शन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एनीवेज फिर हम बता देते हैं आपको, सिलेबस में है या नहीं है डजंट मैटर, हम आपको बता देते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि प्लांट में दो रीजन होता है, एक होता है वेजिटेटिव रीजन और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव रीजन। एक होता है वेजिटेटिव रीजन और दूसरा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव रीजन होता है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट वो होता है जो हम खाते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी रूट, स्टेम, ठीक है, लीफ, ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएगा, फ्लावर आएगा, ठीक है। तो फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये सब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है सिंपली कि बिना किसी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, बिना किसी दूसरे सेक्स के इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है, अगर प्रोड्यूस होता है। यस ओके, कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर व्हिच इज एडिबल, दैट इज डिफरेंट, यस ऑफ कोर्स, सही है, ठीक है। वो मॉडिफाइड है, वो मॉडिफाइड फ्लावर है ना, फ्लावर ही है बट वो वेजिटेबल के रूप में हम लोग यूज करते हैं, करेक्ट। टोमेटो इज अ फ्रूट बट वी टेक इट एज अ वेजिटेबल, राइट, ओके। सो ऐसा कई सारे हैं। खैर तो क्या करते हैं, अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल ये हमारा रूट है, रूट क्या होता है, किसी भी चीज के छोटे से रूट को हम लगा देते हैं तो वो प्लांट बॉडी बन जाता है। स्टेम क्या है, स्टेम शुगर केन का स्टेम है, हम इस नोड को अगर हम काट कर जमीन में गाड़ देते तो इस नोड से कई सारे ऑर्गेनिज्म, कई सारे शुगर केन प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। जिस एंगल से रखिएगा, यानी हम इसको इस तरह रखते हैं, यहाँ पे नोड है तो इस नोड से क्या हो जाएगा, शुगर केन प्रोड्यूस हो जाएंगे। रोज फ्लावर में भी, यस, रोज का भी जो स्टेम है इसको अगर हम काट के, ठीक है, रोज का अगर स्टेम हम काट के रख देते हैं तो यहाँ, और यहाँ पे गोबर लगा देते हैं और क्या हो जाता है, ये ग्रो करने लगता है। गोबर लगाते हैं या कुछ लोग मॉइस्ट कपड़े लगाते हैं, यानी मॉइस्चर के लिए वहां पे लगाते हैं, ठीक है, ताकि ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। हाँ, नोड्स इन पोटैटो, वेरी गुड,
आप लोग तो एग्जाम्पल खुद हमें दे रहे हो। ये क्या है? ये पोटैटो है और इसमें क्या होते हैं? नोड्स होते हैं, और यहाँ से एक नया प्लांट जो है पोटैटो का उग सकता है। यहाँ से नया प्लांट जो है पोटैटो का उग सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये एक तरह का एसेक्सुअल। इस पोटैटो में नया प्लांट उगने के लिए कहीं कोई दूसरा सेक्स आया है, इन्वॉल्व हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये अकेले अपना प्लांट प्रोड्यूस कर लिया है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है। ठीक है, और इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर का। फ्लावर में कैसे होता है? तो फ्लावर में जो है बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, फ्लावर में बहुत सिंपल है। हमारे जो फ्लावर होते हैं उसमें मेल होता है और फीमेल भी होता है। मेल पार्ट होते हैं और फीमेल पार्ट भी होते हैं। सो लेट्स अस्यूम ये रोज कलर का है, ये इसमें इंक नहीं खत्म हो चुका है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि डायग्राम फ्लावर बन जाए। कोई एक फ्लावर है, ठीक है, कोई एक क्या है? कोई एक यहाँ पे फ्लावर है। ऑलराइट, ये कोई एक फ्लावर है। हमें तो लग रहा है कि कॉटन जैसा लग रहा है, कॉटन फ्लावर। एनीवेज, दिस इज अ फ्लावर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस फ्लावर के अंदर अब क्या होगा? अंदर ही अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, और दूसरा हाँ जी, क्या चल रहा है? हैं? क्या चल रहा है भाई? यस, लीफ से भी नया ऑर्गन ग्रो कर सकता है। जैसे एक लीफ है ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम इज अ लीफ। ब्रायोफाइलम इज अ लीफ। वो एक मॉडिफाइड लीफ नहीं, स्टेम भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से इस नोड, ये नोडल पार्ट होता है ब्रायोफाइलम का। ठीक है, क्या होता है? नोडल पार्ट। यहाँ से नए प्लांट उग जाते हैं, यहाँ से नए प्लांट उग सकते हैं। ठीक है, सो लीफ से भी उगते हैं, राइट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ लीफ, लीफ का अनदर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आपका ये क्या है? कैक्टस है। कैक्टस है, कैक्टस हो सकता है। उसके बाद हो सकता है आपका एलोवेरा। ये स्टेम है एक तरह का, लेकिन वो लीफ है उसका, है ना। उससे भी एलोवेरा को उस पर्टिकुलर एरिया को काट कर गाड़ दीजिए, वहां से हो जाएगा। ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारे हैं। ठीक है, ग्रास ना, ग्रास इज नॉट, ग्रास नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रास से नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्रास इज अ मोनोकॉट और उसे रूट होता है, रूट से ही होगा। ग्रास इज नॉट फ्रॉम लीफ, आई थिंक सो ना, ग्रास नहीं होता है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, 3 नोड्स की जरूरी नहीं है। वो एक नोड भी रहता है तो उस नोड से भी ग्रो कर जाता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 3 नोड हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है इस फ्लावर के अंदर सिर्फ एक सेक्स होगा, या तो मेल होगा, या तो इसके अंदर मेल पार्ट होगा, मेल फ्लावर होगा ये, नहीं तो ये क्या होगा? ये फीमेल फ्लावर होगा। यानी या तो लेडीज हॉस्टल होगा, नहीं तो जेंट्स हॉस्टल होगा। वैसे ही या तो यहाँ पे मेल फ्लावर होगा, नहीं तो फीमेल फ्लावर होगा। और दूसरी बात करें बाइसेक्सुअल का, तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है? मेल एंड फीमेल दोनों होता है। यानी ये कोएड स्कूल है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों है। ठीक है, एक साथ पढ़ते हैं। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है या तो बॉयज स्कूल या तो गर्ल्स स्कूल, अलग अलग स्कूल। बाइसेक्सुअल मतलब कोएड, यानी एक ही स्कूल में दोनों पढ़ते हो, को एजुकेशन है। तो हमारे पास क्या होते हैं?
डिफरेंट होते हैं। अगर मान लीजिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें एक ही सेक्स है, तो वो क्या करेगा, वहां से मेल पार्ट, जो मेल गैमीट होता है, वो उड़कर फीमेल के पास जाएगा और वहां पे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, और फिर नया फ्लावर या नया ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा। हमारे जो बाइसेक्सुअल है ये क्या करेंगे, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल में तो दोनों है, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, उसी फ्लावर के अंदर दोनों फर्टिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा फ्लावर ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल पार्ट है और यहाँ पे क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट है, मेल से जो गैमीट है, यानी मेल से जो मेल गैमीट है, मेल सेक्स सेल है, वो कहां जाएगा, फीमेल के पास जाएगा। कहां जाएगा, फीमेल के पास जाएगा, और फीमेल से ये फीमेल के ओवरी में जाएगा, और फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये क्या करेगा, ये यहां से यहां आया, फिर यहां से ये माइग्रेट किया, और यहाँ पे ओवरी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये नया फ्लावर बनकर या फ्रूट या फ्लावर बनकर निकल आया। सो इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये जो मूवमेंट होता है ये कैसे होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट भाग रहे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आया तो बोल दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें दोनों है, मेल एंड फीमेल दोनों है। तो मेल का जो गैमीट है वो फीमेल के पास जाकर फीमेल ओवरी में फर्टिलाइजेशन होगा, और ये ले जाएगा कौन, पॉलिनेटर, जो पॉलिनेट करता है। इंसेक्ट हो सकता है, कोई बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमंस हो सकते हैं, वाटर एयर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, एजेंट है पॉलिनेशन का, पॉलिनेटिंग एजेंट है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेट करने के प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन के थ्रू ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। सो दिस इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। डिटेल में आप लोग 10th में पढ़िएगा, 10th स्टैंडर्ड में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा कि कैसे होता है, ठीक है। इसमें ओवरी क्या है, ओवम क्या है, यहाँ पे ओव्यूल क्या है, गैमिट, मेल गैमिट क्या है, फीमेल गैमिट यहाँ पे क्या है, कैसे कट होते हैं, कैसे प्रेजेंट रहते हैं, किसमें होते हैं, प्रोसेस कैसा होता है, एवरीथिंग इन डिटेल पढ़ोगे, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में, राइट। और 11th में भी, 11th 12th में भी और डिटेल में पढ़ोगे। समझ में आ रहा है, चलो। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया, हमारा चैप्टर हो गया है खत्म, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है भाई तो प्लीज पूछ लो, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो हमें पूछ लो। नाउ दिस सेशन इज ओपन फॉर डाउट, ठीक है, दिस सेशन इज ओपन फॉर डाउट। आज के लिए लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। आगे हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, हम चैप्टर एक बार देखते हैं कि इसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं। आई होप ज्यादा से ज्यादा हम लोग शुरू कर सकते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एक चैप्टर है, ठीक है, तो एडोलेसेंस हम लोग शुरू कर सकते हैं वहां पे। और एडोलेसेंस क्योंकि इससे रिलेटेड है, मिला जुला चैप्टर है, इसीलिए इसके साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। मिला जुला चैप्टर है तो हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं, एडोलेसेंस चैप्टर। और एडोलेसेंस के बाद हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू करेंगे, फिर आएंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्रॉप पे। क्रॉप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में क्रॉप पढ़ेंगे, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको सबसे लास्ट में चलेगा ये दोनों चैप्टर, ठीक है। उसके पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे के क्लासेस में आपको मदद कर सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड में मदद कर सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग एडोलेसेंस चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। अभी ये सेशन शुरू होता है डाउट सेशन, और डाउट जिस जिसको है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नहीं है डाउट तो यू कैन लीव नाउ और यू कैन स्टे बैक, और बाकी डाउट जो क्वेश्चन लोग पूछेंगे उससे आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को रुकना है यू कैन लीव, स्टे बैक। डाउट है, डाउट पूछिए, जो डाउट है पूछिए, हम अगले क्लास में नया चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। और डाउट नहीं है तो इफ यू वांट टू स्टे यू कैन, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, ठीक है। सेशन जो है वो हो गया खत्म, ठीक है, क्योंकि लेक्चर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर फ्रेश दिन फ्रेश माइंड के साथ हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। ओके।
यस प्लीज, किस किस को डाउट है यहाँ पे? चलिए, अली अब्बास रिजवी, आपको डाउट है यहाँ पे? एनी डाउट्स? ना ना, नॉट एडोलेसेंस, इट्स एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है जवानी, ठीक है, यानी टीनेज। जब हमारे पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जब मेच्योर होना शुरू होता है, हम उसको कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एडोलेसेंस। यानी हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेच्योरिटी के इनिशियल स्टेज में होता है और मेच्योर होना शुरू होता है, ठीक है, एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं, और मेच्योर होता है उसी स्टेज को कहते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस। वो एडोलेसेंस है, नॉट एडोलेसेंस। हमने मतलब ये बोलते हैं लोग इसीलिए, इससे स्पेलिंग होता है एडोलेसेंस, ठीक है। तो एडोलेसेंस अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अगला चैप्टर ये क्लियर है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। yes, you all are in this period of sexual maturity, ठीक है। if कुछ लोग आ चुके होंगे, सेक्सुअली मेच्योर हो चुके होंगे, कुछ लोग नहीं हुए होंगे। जिनका दाढ़ी मूछ आ गया है, दाढ़ी मूछ आना शुरू हो गया है, या हाइट बढ़ने लगा है, सो विच मीन्स दे आर इन द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। फॉर मेल, बियर्ड आने लगे हैं, बाल आने लगे हैं, बॉडी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, रिप्रोडक्टिव एरिया में बाल उगने लगे हैं, सो दे आर इन द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी और एडोलेसेंस, ठीक है। अगर फीमेल है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो गया है, तो यू आर इन द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। If not, then you are not, still you are a kid, you are not matured, which means your reproductive cycle is not yet started. Yes, anybody? Any doubt? Please tell me. स्वाति सलोनी, आर्या भारद्वाज, यस प्लीज, थोड़ा बैठ जाए। हाँ हाँ, चलो। विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके, सही है। विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, अगर मान लीजिए, ठीक है, हाँ ये चीज है आपको, ये हाँ ये चीज तो है, थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। चलो, इस चैप्टर में था नहीं क्योंकि रिप्रोडक्शन है, हम लोग अगले चैप्टर में इसको मिलाकर हम जो है बता देंगे, ठीक है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है, एम्ब्रियो का मतलब होता है जैसे हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, हमारे सेल्स हैं, ये प्रोडक्शन हमारे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो सेल्स क्या होते हैं, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होते, दो सेल चार सेल में कन्वर्ट होते, चार सेल आठ, आठ से 16, ऐसे करके मल्टी सेलुलर एक छोटा सा टिश्यू बनता है, और उसी को कहते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो ही डेवलप होकर फीटस बनता है, ठीक है। फीटस का स्टार्टिंग स्टेज है एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो का डेफिनेशन लिख सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू, हम उसको कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। यानी जब ओवम है, स्पर्म है, आकर फर्टिलाइज किया, ये बन गया जाइगोट। अब जाइगोट एक सेल है, वो दो सेल में डिवाइड होगा, दो चार सेल में होगा, चार से 8 में होगा, और वो बन जाएगा एक मास ऑफ टिश्यू, जो कि अब डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। मास ऑफ टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू, और उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है द टाइम पीरियड बिटवीन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन से लेकर, ठीक है, वो प्रेगनेंसी तक का पार्चुरेशन, जब बेबी बाहर निकलता है, उस पर्टिकुलर पीरियड के उस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। उस पीरियड को क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और क्या था सर? होमवर्क कब तक सेंड करना है? आज रात तक या फिर कल तक?
जब खत्म हो जाए सेंड कर दो भाई, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड उसको कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद और कोई क्वेश्चन? हाँ, विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो विट्रो फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? विट्रो फर्टिलाइजेशन मींस टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। जैसे विट्रो, विट्रो सिर्फ सिंपली हम विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं कहते, इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल कंडीशन में हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, यानी लैब में। अगर कोई ऐसा फीमेल है, ठीक है, जो कंसीव नहीं हो सकती है, तो ऐसी फीमेल है जिनके फैलोपियन ट्यूब में या एम्पुला में या यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, और वहां पे क्या होने लगता है, एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो इट्स नॉट पॉसिबल, एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ कंडीशंस में होता है, और वो भी प्रॉपर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो कुछ सम डिफरेंट कंडीशन होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर कोई फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, कर पाती है, ऐसे फीमेल्स के एग को बाहर निकालकर क्या किया जाता है, लेबोरेटरी कंडीशन में, ठीक है, पर्सनली भेज सकते हैं या कोऑर्डिनेटर को भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क, ठीक है। तो ऐसे फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती, जो फर्टिलाइजेशन जिनके पॉसिबल नहीं है, या ठीक है फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, या उनके एम्पुला में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ब्लॉकेज है, ऐसे पेशेंट का या ऐसे फीमेल को क्या करते हैं, या बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रही है फीमेल, फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, ओवम और स्पर्म को बाहर निकालकर लैब में, लेबोरेटरी कंडीशन में उन दोनों को फर्टिलाइज करके डेवलप किया जाता है। जैसे ही वो एम्ब्रियो बनता है, उसको फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट्स को प्रोड्यूस करना, सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है, जिसमें कि सीड्स नहीं प्रेजेंट होता है, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। और उस प्लांट को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। फ्रॉम विच फूड वी गेट मोर एंड मोर फाइबर्स। ओके, फाइबर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे हमारे सहजन है, सहजन से हम फाइबर मिल सकता है, बहुत सारा फाइबर मिल सकता है सहजन से। उसके बाद हमारे दाल है, दाल खाना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे क्या होते हैं, छेना होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स, छेना, छेना में फाइबर होता है, आप छेना खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे। फैट के लिए बेस्ट फूड ऑयल, ऑयल है। उसके बाद वेजिटेरियन में बता रहे हैं ऑयल है, ठीक है। और अगर नॉन वेज है आप लोग तो नॉन वेज खा सकते हैं, नॉन वेज इन द सेंस आप चिकन खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फैट बहुत ज्यादा होता है। मटन खा सकते हैं, लेकिन मटन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यू कैन ईट चिकन। फाइबर, अब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इसका गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा फाइबर का टॉप फूड। हम भी ढूंढ रहे हैं, हाँ हमें भी एक्चुअली न्यूट्रिशन का एक चैप्टर है आप लोगों को, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में, उसमें फाइबरस फूड के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, क्या होता है न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो कुछ लिस्ट है जो हमें याद है अभी, और कुछ है जो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है फाइबर्स का, ठीक है, हम आपको बता देते हैं लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट आउट कर देंगे, राइट। क्यों भाई अचानक से फाइबर फूड का क्यों ख्याल आ गया? कभी कभी मेरे दिल में मोर न्यूट्रिशियस, भाई मिल्क इटसेल्फ इज अ न्यूट्रिशियस, ठीक है। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, हम दूध को क्या कहते हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं। सो मिल्क इटसेल्फ इज हाईली न्यूट्रिटिव, हम सिर्फ दूध पीकर भी जिंदा रह सकते हैं, सारे न्यूट्रिशन हमें मिल सकते हैं सिर्फ दूध पीकर, ठीक है। इसीलिए कई सारे साधु महात्मा को आपने सुना होगा कि सिर्फ दूध पीकर जिंदा रहते हैं। क्यों भाई, दूध पी ले रहे हैं, काम खत्म है ना, उनको सब कुछ मिल जा रहा है दूध में। हाँ, मिल्क कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ कंप्लीट फूड, हम इसीलिए कहते हैं। मिल्क में कैल्शियम होता है, मिल्क में विटामिन होते हैं, मिल्क में प्रोटीन होता है, ठीक है, मिल्क में आपको फैट होते हैं, मिल्क में आपको शुगर होता है, सब कुछ होता है।
या बट इन स्मॉल अमाउंट। एग्जैक्टली सही बात है, स्मॉल अमाउंट। मिल्क में लैक्टोज शुगर रहता है, ठीक है, कैसीन प्रोटीन रहता है, उसके बाद लिपिड रहता है, ठीक है, मिल्क फैट जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, विटामिन ए, विटामिन A1, ठीक है, उसके बाद हमारे विटामिन डी नहीं कैल्शियम, ये सब चीजें होता है, ठीक है, कई सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल राउंड, इट्स ए कंप्लीटली क्या है, ओके। देखिए ऐसे तो हमारे बॉडी में फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, सुखद एक्सक्रीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए फाइबर्स। विटामिन क्या होते हैं हमारे बॉडी में, कई सारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए आंखों के रोशनी के लिए जरूरत है, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए रहता है तभी हमारे जो रोशनी देने वाले जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ उसमें आता है, आपको प्रोसेस करते हैं और काम करते हैं जिससे रोशनी बनती है। विटामिन ए की जरूरत है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरत है। अच्छा वैक्सीनेशन, अब बता देते हैं ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत है। तो ऐसे हमारे डिफरेंट बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कई सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज क्यों इंपॉर्टेंट है, एनर्जी देता है। प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, मसल प्रोवाइड करता है, ठीक है, हाँ बताते हैं आपको, ठीक है, मसल। फैट क्यों जरूरी है, वो भी हमें क्या करता है, स्टोर करता है शुगर को, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है मैकेनिकल प्रेशर से, हमारे कई सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बचाता है, फैट जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि उल्लू को रात में क्यों दिखाई देता, भैया ये चैप्टर से अलग है ये तो, है ना, और आप लोगों ने भी ये न्यूट्रिशन वगैरह कहाँ कहाँ खींच दिया यार, तो चैप्टर से हम लोग भटक गए पूरी तरह से, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाउल यानी उल्लू को रात में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके जो हमारे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हमारे आंखों में, दो तरह के सेल, रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं। एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट में दिखने के लिए, अंधेरा में देखने के लिए, और दूसरा होता है रोशनी के लिए, कलर के लिए, कलर विजन। एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट, दूसरा होता है कलर विजन। तो उल्लुओं में जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो शक्ति होता है, सेल्स जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन देता है, ब्लैक एंड व्हाइट में वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू ह्यूमंस, बहुत ज्यादा, और इसीलिए वो अंधेरा में दिखते हैं। और लाइट वाला जो होता है वो कम होता है, इसीलिए वो दिन में उतना अच्छे से उनको दिखाई नहीं देता। दिन में भी, रात की जरूरत नहीं है, दिन में भी अगर कोई ऐसा कमरा हो जो बहुत अंधेरा हो, वहां पे वो उनका आंखों एक्टिव रहता है। ये अंधेरा है, जरूरी नहीं कि रात हो, अंधेरे में, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो बाय बाय। ओवीपैरस, यस, ओवीपैरस विविपैरस जो होते हैं एग लेइंग एंड बेबी लेइंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, ठीक है। ओवी यानी ओवम यानी एग लेइंग ऑर्गेनिज्म को ओवीपैरस कहते हैं, और विविपैरस यानी बर्थ देने वाला, ठीक है, ओवीपैरस एंड विविपैरस, राइट। अब नहीं पाए, हो गया चैप्टर खत्म। ये ओवीपैरस विविपैरस हम ना सबको बताएंगे अगले क्लास में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, निकल गया था दिमाग से, करेक्ट, थैंक यू, याद दिला दिया, ठीक है। अगली क्लास में हम ओवीपैरस विविपैरस बताने जरूरी है, बता देंगे, सब आ जाएंगे ना सब, तो बता देंगे। बाय।